हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। विज्ञान विषय की हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो है हम अपने साइंस विषय के अंतर्गत मानव शरीर रचना से संबंधित जो है अपने टॉपिक करेंगे। अब देखेंगे तो हम अभी तक मानव शरीर रचना के अंतर्गत जो है एक तो हमने नर्वस सिस्टम कर लिया है, यानी कि जो है तंत्रिका तंत्र जो है इसको कर लिया है, तंत्रिका तंत्र को कर लिया है। और एक टॉपिक जो है हमने उत्सर्जन तंत्र कर लिया है, उत्सर्जन तंत्र। और एक टॉपिक जो है हमने श्वसन तंत्र कर लिया है, श्वसन तंत्र। और एक टॉपिक हमने जो है पाचन तंत्र कर लिया है। अब हमारे पास में जो बचा हुआ है एक हमें हृदय करना है, हृदय यानी कि और रक्त वाला टॉपिक करना है। इसके अलावा जो है प्रजनन तंत्र करना है, प्रजनन तंत्र। और प्रजनन तंत्र के बाद में जो है एक हमें ग्रंथियों वाला टॉपिक करना है। तो ये हमारे पास 4-5 टॉपिक जो है बचे हुए हैं, तो इनको हम क्या करते हैं एक साथ जो है निपटाते हैं। तो आज की जो है क्लास में मानव शरीर रचना हमारे एमपीपीएससी अगर सिलेबस में ध्यान से देखोगे तो उसमें जो है अलग अलग सिस्टम नहीं बताए गए हैं, उसमें इतना लिखा हुआ है मानव शरीर रचना जो है बताया गया है। तो उसी को जो है कवर करते हुए हम ये कर रहे हैं। और सभी क्लासें जो है अगर एमपीपीएससी का आप सिलेबस ध्यान से देखा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्लासें कर रहे हैं, चाहे उपग्रह हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हो, वैज्ञानिक संस्थान हो, ये कर चुके हैं, आगे भी जो है उसी के हिसाब से करेंगे। चलिए तो अपने हम जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। और इसी का टेस्ट आपको जो है डेली सुबह 6:30 पर जो है हर क्लास का आपको टेस्ट मिलता है डेली। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं या आप इसका जो है पीडीएफ चाहते हैं, एमपीपीएससी की यूनिट वाइज तैयारी करना चाहते हैं, एक शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में करना चाहते हैं, जुड़िएगा हमारे साथ में टेलीग्राम ग्रुप में। जो है अपन हम एक तारीख से जो है क्या कल या परसों से जो है अपन यूनिट वाइज क्लास शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो है हमारी 10 यूनिट होगी और जो 10 यूनिट में जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है। देखिएगा, जो फेफड़ों का आवरण होता है, हमारे फेफड़े हमने पढ़े हुए थे, उनके ऊपर जो है एक बाहर आवरण चढ़ा रहता है और इसके अंदर जो क्या होते हैं ये फेफड़े होते हैं। और इन फेफड़ों में जो है इस आवरण को जो क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। और इसी फुफ्फुस झिल्ली को इंग्लिश के अंतर्गत प्लेरियूला कहा जाता है, प्लेरियूला कहते हैं, प्ले ल्यूरा जो है इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है इंग्लिश के अंतर्गत। ये पेरिकार्डियम झिल्ली यह जो है आपकी हृदय में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और जो अगला प्रश्न है हमारे पास में, रक्त होता है, रक्त क्या होता है। तो रक्त के बारे में जब बताएंगे तो रक्त सामान्यतः एक जो है कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक होता है एक प्रकार के। कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, इंग्लिश के अंतर्गत से कनेक्टिव टिश्यू कह देते हैं। और रक्त का जो पीएच मान होता है वो हमें 7.4 देखने को मिल जाता है। और जो मानव का जो शरीर होता है, मानव का जितना शरीर होता है उस शरीर के कुल भार का कितने % ब्लड होता है, ध्यान रखेंगे 7 से जो है 8% क्या होता है मानव शरीर के कुल भार का जो है ब्लड होता है। ये आपको बातें ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, मानव जो हृदय होता है इसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो जो मानव का इस प्रकार से कुछ हृदय होता है, उतने अच्छे से मैं संरचना नहीं बना पाता हृदय की इस प्रकार से, क्योंकि मुझे चित्र बनाने में विशेष रुचि नहीं है। मैं क्या करता हूँ जो है सांकेतिक रूप से जो है चित्र बनाने का कार्य करता हूँ। तो ये जो है हृदय होता है कुछ इस प्रकार से, और इधर जो है 3 धमनियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये जो है मानव का क्या होता है, हृदय होता है। एक धमनी इधर से भी होती है और इधर कपाट पाए जाते हैं, बाइकाप से ट्राइकाप। इस प्रकार से जो हृदय होता है, तो ये 4 कक्ष मानव के हृदय में होते हैं। एक कक्ष ये हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, 4 कक्ष होते हैं। और जो ऊपर वाले कक्ष होते हैं उन्हें हम सामान्यतः, ऊपर वाले कक्षों को जो है आपसे अगर ये प्रश्न पूछे कि आकार कैसा होता है, तो हृदय का आकार जो है शंक्वाकार होता है, ध्यान रखिएगा। और जो ऊपर के ये भाग होते हैं इन्हें निलय कहा जाता है। ऊपर के भाग जो होते हैं ये आपके आलिंद रहेंगे और नीचे के भाग जो रहेंगे ये निलय रहेंगे।
ये आपका दायां निलय होगा, इधर दायां निलय होगा, और ये वाला जो है आपका बायां निलय होगा, और ये जो है आपका बायां आलिंद होगा, बायां आलिंद होगा, और ये जो है आपका दायां आलिंद होगा। तो ये 4 भाग होते हैं आपके हृदय के कक्ष में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वात्रिक दाता होता है। तो देखिए जो ओ है आपका, ये सर्वात्रिक दाता होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव में पूछे तो जो नेगेटिव होता है ओ नेगेटिव, इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और जो ए बी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसे जो है क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्राही कहा जाता है, सर्वात्रिक ग्राही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे आप क्या कर रहे हैं, रक्त का दान करते हैं। जैसे ए नाम का व्यक्ति रक्त का दान कर रहा है, किसको, बी नाम के, सॉरी दूसरा कोई लेते हैं, जैसे एक्स नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, रक्त का दान कर रहा है, और किसको कर रहा है, जेड नाम के व्यक्ति को कर रहा है। तो जिसको दान कर रहा है, तो इस प्रकार से तीर लगाया जाता है चेक करने के लिए। और जो दाता होता है हमेशा उसकी जो क्या की जाती है, एंटीबॉडी चेक की जाती है। क्या की जाती है, एंटीबॉडी चेक की जाती है। और जो ग्राही होता है उसका, सॉरी मैंने उल्टा किया, जो है दाता की जो है क्या है, एंटीजन चेक करते हैं। दाता की जो है क्या करते हैं, हम एंटीजन चेक करते हैं। और जो ग्राही होता है उसकी जो है हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी चेक करते हैं। ध्यान रखेंगे, इसकी जो है एंटीबॉडी चेक करते हैं, और इसकी जो है एंटीजन चेक किया जाता है। ठीक है, इतनी बातें जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। अब कभी भी जब दाता और ग्राही की, ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए ए और ए। अगर ऐसा होगा तो ऐसी स्थिति में ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे आप जानते हैं कि जो ए बी होता है ये सभी से रक्त ले सकता है। तो जैसे मैं मान लूँ ये ग्राही है तो इसको ए बी मान लिया, ये हो गया ए बी। और दाता जैसे मैं कहता हूँ कि ए से क्या कर रहा है, ये ब्लड ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनकी चेक करेंगे। ए का जो है एंटीजन होगा आपका, ए का एंटीजन ए ही होगा, और इनकी जो है एंटीबॉडी जो होती है स्मॉल में प्रदर्शित की जाती है। स्मॉल ए बी से जो है एंटीबॉडी प्रदर्शित की जाती है, कैपिटल से एंटीजन होता है। अब चूंकि ए बी में जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ध्यान रखना, इसमें कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं है, जो किसी भी व्यक्ति से रक्त दान ग्रहण कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। तो आप जानते हैं कि रक्त का जो है मुख्य कार्य है उसमें जो होता है गैसों का परिवहन करना। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, गैसों का परिवहन करना। और ये O2 का भी परिवहन करता है, और क्या करता है, CO2 का भी परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन जो है मुख्यतः ये कार्य करता है, कौन करता है, हीमोग्लोबिन जो है ये मुख्यतः कार्य करता है। और हीमोग्लोबिन में जो ये वाला भाग है, ये क्या है, आप जानते हैं कि ये प्रोटीन वाला भाग होता है, प्रोटीन वाला। और इस प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, ये ग्लोबिन नाम का। तो ग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन होता है, तो हीमोग्लोबिन। अब देखिए ग्लोबिन अलग से तो नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन लिखा हुआ, तो हीमोग्लोबिन जो है हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन जो है एक सम्मिश्रित प्रोटीन है, जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, लौह तत्व होता है। ध्यान रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है इसमें जो हीम वाला भाग है किसका, लोह वाला भाग है, और ये जो है प्रोटीन वाला भाग है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका लौह तत्व जो है हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप बताएंगे रक्त का अध्ययन जो है हीमेटोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी जो है आपका, जो तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है, तंत्रिका तंत्र का, उसे तो क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी में जो है ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ टिश्यू का अध्ययन करते हैं। और साइटोलॉजी, ये साइटोलॉजी शायद पर लिखना चाहिए, ये कोशिका का अध्ययन होता है, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो रक्त दाब जिससे हम मापते हैं, तो ECG से जो है तो हृदय की धड़कन मापी जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, इससे जो है हृदय की क्या मापते हैं, हृदय की धड़कन मापते हैं, यानी कि हार्ट बीट मापी जाती है। और EEG से जो है मस्तिष्क की गतिविधियाँ मापते हैं, मस्तिष्क की गतिविधियाँ मापते हैं। और जब हम रक्त दाब की बात करते हैं तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये भी स्टेथोस्कोप जो होता है आपका, यह भी कहीं ना कहीं जो क्या होता है आपका, ये धड़कन को, हृदय धड़कन को सुनने का यंत्र होता है, ये सुनने का यंत्र होता है। और यह जो है धड़कन को जो है ग्राफ के रूप में जो है प्रदर्शित करता है, ग्राफ के रूप में
अगर आपने कभी चेक किया हुआ है तो स्फिग्नोमैनोमीटर जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ध्यान रखिएगा, हेपेरिन के जो है कारण जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो इसे जो है एंटी रक्त का थक्का बनाने वाला विरोधी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? उदाहरण के लिए यूँ मान लीजिएगा, आपके ये शरीर की जो है मैंने क्या निकाली है, ये आपके शरीर की मान लीजिएगा एक नस मैंने निकाल ली हुई है, और इस नस में आप देखते हैं कि आपके अंदर जो है ये ब्लड जो है बह रहा है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, रक्त बह रहा है। अब कल्पना कीजिएगा अगर रक्त का थक्का यहाँ पर जम गया, यहाँ पर रक्त का थक्का जम गया नस के अंदर, धमनी के अंदर, तो क्या होगा? फिर आपकी नसें जो है क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, नसें फट जाएंगी, और ऐसी स्थिति में जो है ब्लड पूरा जो है क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा बॉडी से। तो धमनियों में जो है रक्त ना जमने पाए, इसके लिए जो है हेपेरिन कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ग्लोब्यूलिन जो होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। क्रेटिन जो है ये आपका बाल प्लस नाखून में जो पाया जाने वाला प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं, क्रेटिन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रक्त का जो थक्का बनाने वाला, एक तो विटामिन पूछे तो विटामिन के होता है, और जो प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिन नाम का प्रोटीन होता है, ये जो है रक्त का थक्का बनाने में कार्य करता है। चलिए अगला है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? जब रक्त का जो है हम बात करते हैं कि शरीर में क्या काम करता है, तरलता बनाए रखता है, ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये भी ठीक है, खड़े होने में सहायता करता है, तो ये भी नहीं होगा, भोजन में पाचन में सहायक होता है, ये भी नहीं, तो यही आपका जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और ऑक्सीजन का परिवहन ध्यान रखिएगा 3 रूपों में करता है रक्त मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन। अगर पूछे आपसे ब्लड के मुख्यतः कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या होता है, रक्त जो है परिवहन करता है। और ये परिवहन जो है किसका परिवहन करता है, ध्यान रखिएगा, एक तरफ जो है गैसों का परिवहन करता है, ये दवाओं का परिवहन करता है, यह जो है हार्मोन्स का परिवहन करता है। तो इन सभी चीज़ों का जो है परिवहन करता है कौन, रक्त करता है। दूसरा इसका जो कार्य होता है, तो रक्त के जब हम कार्यों की बात करते हैं, तो रक्त के जब दूसरे कार्य की बात करते हैं, तो एक तो होता है जैसे रक्त में देखेंगे तो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना भी क्या है, रक्त का कार्य है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण। अभी हम देखेंगे रक्त के 3 भाग जो हैं आपका, WBC एक आएगा रक्त का हिस्सा, तो WBC क्या करता है, आपका प्रतिरक्षा करने का जो है कार्य करता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन क्या होती है? तो थोड़ा सा जो है हम यहाँ समझेंगे। जब हम किसकी बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, ब्लड में क्या क्या होता है देखेंगे। जब हम रक्त की बात करते हैं तो रक्त में जो है मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। एक होता है रक्त का जो है लिक्विड पार्ट होता है, क्या होता है, लिक्विड पार्ट यानी कि तरल भाग होता है, और एक क्या होता है रक्त का जो है सॉलिड पार्ट होता है, क्या होता है, सॉलिड पार्ट यानी कणिका कह देते हैं, कार्पल्स कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो है तरल भाग में जो है मुख्यतः क्या आता है, प्लाज्मा जो है, रक्त का जो है तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और जो सॉलिड भाग होता है इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक आपका RBC होता है, एक आपका WBC होता है, और एक क्या होता है आपका प्लेटलेट्स होता है, क्या होता है, प्लेटलेट्स जो है होता है। तो ये 3 चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। रक्त का जो कुल भाग होता है उसका लगभग 55% जो है प्लाज्मा होता है, और जो सॉलिड होता है ये 45% भाग जो है ब्लड का क्या होता है, सॉलिड पार्ट्स होता है। और जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा जो है मुख्यतः 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। इसमें जो है 90% तो क्या होता है, पानी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पानी पाया जाता है। और इसमें जो है कुछ मात्रा में जो है प्रोटीन पाए जाते हैं, और कुछ कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। और प्रोटीन की बात करें तो इसमें प्लाज्मा के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं, जो आपके ये लिखे हुए हैं। फाइब्रोनेजिन भी होता है, फाइब्रोनेजिन, और ग्लोब्यूलिन होता है, एल्ब्यूमिन भी होता है, ठीक है। अगर प्लाज्मा से ये वाला पार्ट गायब कर दिया जाए, प्रोटीन वाला पार्ट हटा दिया जाए, तब प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। ये भी आप जो है याद रखेंगे। सीरम किसे कहते हैं, जब प्लाज्मा से प्रोटीन को हटा दिया जाए तो उसे सीरम कहते हैं। तो प्लाज्मा में सभी प्रकार के प्रोटीन मौजूद होते हैं, और प्लाज्मा में भी ध्यान रखिएगा एंटीबॉडी पाई जाती है। प्लाज्मा में ही क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी जो है तैरती रहती है, प्लाज्मा में ही होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है कितना होता है? तो आप क्या बताएंगे, 120 से 80 mm होता है। और ये किसके द्वारा मापा जाता है? तो रक्तचाप जो है स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापते हैं,
मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर 120 से किसी का ज़्यादा होता है रक्तदाब तो उसे उच्च रक्तदाब या हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर 80 से किसी का जो क्या होता है, कम होता है, तो ऐसी स्थिति को जो है हाइपोटेंशन कहते हैं, यानी कि लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है, हाइपोटेंशन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं। तो बड़े ध्यान से समझेंगे कि हृदय पेशियाँ आपसे पूछ रहा है कि हृदय पेशियाँ जो है कहाँ पर पाई जाती हैं। तो जैसे ही मान लीजिएगा कि जो हृदय की दीवार होती है, हृदय की जो ये क्या है आपकी दीवार है, और इस हृदय की दीवार को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। मैं चित्र के रूप में ही बनाता हूँ। ठीक है, यहीं पर जो है बना लेते हैं हम हृदय की दीवार। जैसे ये मानिएगा, ये मैंने क्या बनाई, हृदय की दीवार जो है बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है हृदय की दीवार बनाई, समझाने के लिए थोड़ा सा और मोटी बनाते हैं। ये जो है आपकी क्या है, हृदय की दीवार है। और हृदय की जो दीवार होती है ये मुख्यतः 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। ध्यान रखिएगा, कितने भागों से? 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। और जैसे मान लीजिएगा मैंने जो है एक कलर रेड बना दिया। सबसे बाहर वाली परत जो है मैंने कैसी बनाई हुई है, रेड कलर की बनाई हुई है। और फिर मैंने एक गुलाबी कलर को जो है इस प्रकार से बनाया हुआ है, गुलाबी कलर से एक बीच वाली परत बनाई हुई है। और एक जो है फिर मैं ब्लैक कलर से अंदर वाली परत बना रहा हूँ, ब्लैक कलर से जो है एक अंदर वाली परत बनाई हुई है। तो जो हृदय की दीवार होती है ये 3 भागों से जो है बनी होती है। अब इसमें जो है आपकी जो अंदर वाली परत है इसे क्या कहते हैं? इसे ध्यान रखिएगा, एंडोकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोकार्डियम जो है इसे कहा जाता है। अंदर वाली दीवार को एंडोकार्डियम कहते हैं। और जो बीच वाली दीवार है इसे हम क्या कहते हैं? इसे मायोकार्डियम कहा जाता है। जो बीच वाली दीवार को क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम कहा जाता है, मायोकार्डियम। और जो सबसे बाहर वाली दीवार होती है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे एपिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिकार्डियम कहा जाता है, एपिकार्डियम। और जो आपकी ये वाली दीवार है, बीच वाली दीवार है, और जितनी भी इसमें पेशियाँ होती हैं, हृदय की पेशी होती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? हृदय पेशियाँ जो है आपकी मायोकार्डियम ही पाई जाती हैं। एपिकार्डियम बाहर से रक्षा करती है, और जो एंडोकार्डियम होती है सबसे अंदर की परत होती है। आपसे प्रश्न पूछा है हृदय पेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तब आपका जवाब क्या होगा? मायोकार्डियम में पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है, ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। ध्यान रखिएगा, मतलब O2 युक्त ब्लड जो है किस में प्रवाहित होता है? तब आप क्या बताएंगे? O2 युक्त जो ब्लड होता है सामान्यतः धमनियों में प्रवाहित होता है, लेकिन एकमात्र सिरा है जिसमें प्रवाहित होता है, जो फुफ्फुस सिरा है, जिसे पल्मोनरी सिरा भी कहा जाता है। फुफ्फुस सिरा में जो क्या है, O2 युक्त ब्लड प्रवाहित होता है। ध्यान रखिएगा। और जो फुफ्फुस धमनी होती है, क्या होती है? जो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें जो है CO2 युक्त ब्लड यानी कि ऑक्सीजन विहीन रक्त प्रवाहित हो। सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 युक्त। और जो एकमात्र सिरा है उसमें सभी सिराओं में क्या होता है? CO2 युक्त ब्लड बहता है सभी सिराओं में, लेकिन एक सिरा होती है फुफ्फुस सिरा, उसमें O2 युक्त ब्लड बहता है। तो ऑक्सीकृत रुधिर जो है किस में प्रवाहित होता है? तो सामान्यतः बात पूछी जा रही है, ये धमनी में होता है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति लगातार उच्च रक्तदाब से पीड़ित है तो यह अवस्था क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति निम्न रक्तदाब यानी कि लो ब्लड प्रेशर से अगर कोई व्यक्ति जो है पीड़ित है तो उसे हाइपोटेंशन कहेंगे। और ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब 80 से लेस होता है, और जब 120 से ज़्यादा होता है तो हाइपरटेंशन होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है। और अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रुधिर नलिका में अनॉक्सीकृत यानी कि CO2 युक्त जो है रुधिर यानी कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है?
तो ध्यान रखिएगा, हमेशा सिराओं में जो है अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है इसमें भी अशुद्ध रक्त बहता है। तो आ और सा दोनों हो जाएगा। फुफ्फुस सिरा में जो है क्या बहता है आपका, शुद्ध रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त पूछे कहाँ कहाँ पर बहता है, एक तो फुफ्फुस सिरा में, प्लस आपका धमनियों में जो है बहता है। फिर पूछे आपका शुद्ध रक्त कहाँ बहता है, तो शुद्ध रक्त एक तो धमनियों में बहता है और फुफ्फुस सिरा में बहता है। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आया क्या, कन्फ्यूजन हो तो भाई एक बार क्लियर कर देते हैं। आपसे पूछे रक्त जो होता है आपका दो प्रकार का है, एक है आपका शुद्ध रक्त, क्या है, शुद्ध रक्त, और एक है आपका अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या होता है, तो ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, शुद्ध रक्त कहेंगे। शुद्ध रक्त कहाँ पर बहता है, ये सामान्यतः सभी प्रकार की धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है। और एक जो सिरा होती है जिसका नाम है फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा में भी जो है आपका शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, फुफ्फुस सिरा। और अशुद्ध रक्त कहाँ पर बहता है, सामान्यतः जितनी भी सिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी होती है उसमें भी अशुद्ध रक्त बहता है जिसका नाम है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। तो ये आप बातें क्लियर रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका, अशुद्ध रक्त पूछ रहा है तो सिराओं में बहेगा, देखिए सही हो जाएगा। फुफ्फुस धमनी में बहेगा तो ये आपका द नंबर का सही हो जाएगा, आ और सा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। त्रिवलनीय कपाट कहाँ देखने को मिलते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। त्रिवलनीय कपाट, जैसे हमने हृदय का इस प्रकार से जो है क्या बनाया था, भाई खतरनाक बन रहा है, हृदय का जो है अभी भी नहीं बना, हृदय का जो है हम क्या बना रहे थे, चित्र इस प्रकार से जो है बनाया हुआ था। ठीक है, और चलो बना ही लेते हैं, समझाना भी तो है चीज़ें। हृदय की दीवार इस प्रकार से दोहरी होती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से संरचना मानिएगा, यहाँ से थोड़ी सी जगह होती है और इस प्रकार से यहाँ भी जगह होती है इस प्रकार से। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये ऊपर के भाग जो है आपके क्या हो जाएंगे, आलिंद हो जाएंगे। ये हो जाएगा मतलब आलिंद हो जाएंगे, एट्रियम बोलते हैं इन्हें, ये हो जाएगा आलिंद, और ये हो जाएगा निलय हो जाएगा, इन्हें वेंट्रिकुलर बोलते हैं। और ये हो जाएगा दायां यानी कि राइट वाला, इधर इधर भी हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, इधर हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, इधर हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो है यहाँ पर जो कपाट पाए जाते हैं आपके, कपाट मतलब क्या होते हैं, शुद्ध भाषा में समझिएगा दरवाज़ा। जो दरवाज़ा है, अब इधर से ब्लड क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा। अब जैसे ही ये जो है ये वाला हिस्सा दबेगा तो ब्लड जो है इधर की ओर जाएगा, लेकिन जैसे ये वाला हिस्सा जो है फूलेगा तो ब्लड जो है यहाँ से ये बंद हो जाएगा, यहाँ से नहीं जा पाएगा। इसके लिए जाने से यहाँ से मार्ग होता है, मैंने पूरा स्पष्ट चित्र नहीं बनाया है, और ये यहाँ से बंद हो जाता है, तो यहाँ से मार्ग होता है, फिर इधर से जाता है और ये फेफड़ों के लिए यहाँ से शुद्ध होने के लिए जाता है। तो ये दरवाज़ा के बारे में पूछा गया है कि ये वाला मतलब ये जो त्रिवलनीय कपाट होता है, तो इधर जो है ट्राइकास्पिड कपाट पाया जाता है यानी कि त्रिवलनीय, और इधर जो होता है इधर द्विवलनीय, द्विविमीय द्विवलनीय कपाट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दायां आलिंद, यानी कि ऊपर वाला हो जाएगा दायां आलिंद, और दायां निलय इधर पाया जाता है। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। और जो दायां बायां आलिंद और बायां निलय होगा, इनके मध्य में द्विवलनीय कपाट होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में, जो मानव रक्त होता है, मानव रक्त के संगठन में किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो देखेंगे अगर ध्यान से, तो हमने देखा था कि ये जो जितने RBC है, WBC है और प्लेटलेट है, ये सभी मिलाकर के कितना ब्लड का 45% भाग बनाते हैं, और प्लाज्मा के लिए कितना बनाता है, 55% भाग बनाता है। तो किस पदार्थ की सर्वाधिक मात्रा होगी, तो प्लाज्मा जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है? तो जो आपका स्टेथोस्कोप होता है ये क्या करता है? ध्वनि परिवर्तन के सिद्धांत पर जो है काम करता है। कौन? स्टेथोस्कोप। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये जो है आपका हृदय की धड़कन को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। और स्फिग्नोमीटर होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर जो है ये हृदय की धड़कन का मापन करता है, ध्यान रखिएगा। स्टेथोस्कोप जो है ये धड़कन की मतलब सुनता है, सुनने का अनुमान लगाया जाता है, सुन करके डॉक्टर लोग लगाते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? जो WBCs हैं तो WBCs को टेक्निकल भाषा में, विज्ञान की भाषा में ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और जब ल्यूकोसाइट की संख्या में क्या होती है? कमी होती है, तब उसे क्या कहते हैं? और जब ल्यूकोसाइट की संख्या में वृद्धि होती है तब उसे क्या कहते हैं? ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। जब इसकी संख्या में कमी होती है तब इसे ल्यूकोमिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? इसकी जब कमी होती है तब उसे ल्यूकोमिया कहा जाता है। जब इसकी संख्या में वृद्धि होती है तो इसे ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमी को पूछा गया है तो कमी में जो है आपका सही जवाब होगा, जस्ट मत रुकिएगा, उल्टा होगा शायद, ल्यूकोपीनिया। तो इधर ऐसा करेंगे भाई, कमी को क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया कहते हैं। और जो वृद्धि को क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया कहते हैं, ठीक है। तो कमी क्या हो जाएगी आपकी? ल्यूकोपीनिया हो जाएगी। और जब वृद्धि के बारे में पूछे कि WBC की संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोमिया कहते हैं, ल्यूकोमिया। और रक्तपालता ये क्या होती है? एनीमिया होती है। ये क्या होती है? एनीमिया होती है। जब RBC की संख्या घट जाती है तब उसे क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। WBC जो है मुख्यतः ये प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण से संबंधित होती है। किससे? प्रतिरक्षा से संबंधित होती है, प्रतिरक्षा संबंधित। और WBC का जो है जीवन काल लगभग ये 20 दिन का होता है। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे, 7 से लगा करके 20 दिन का होता है इनका WBC का जीवन काल। और WBC की और अगर बातें करें तो इनके निर्माण की बात करें, चाहे WBC हों, चाहे RBC हों या प्लेटलेट्स हों, सभी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में जो है इनका क्या होता है? निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो सभी का निर्माण जो है आपका, ध्यान रखिएगा, अस्थि मज्जा में होता है। और जो RBC मृत हो जाती हैं तो वो कहाँ ख़त्म हो जाती हैं? प्लीहा में ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए प्लीहा को क्या कहते हैं? RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत में है, ध्यान रखिएगा। जब बच्चा क्या होता है? भ्रूण अवस्था में होता है, यानी कि शरीर से बाहर नहीं होता, जब माँ के पेट में होता है तो भ्रूण के समय पर जो है RBC का निर्माण, ब्लड तो बन जाता है भाई पहले ही, बच्चा के जन्म लेने से पहले ही, तो उस समय पर जो है RBC का निर्माण यकृत में होता है, ध्यान रखिएगा। न्यूरॉन जो है आपकी क्या है? इकाई है। किसकी इकाई है? जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, उसकी इकाई है। चलिए अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल, ध्यान रखिएगा, 120 दिन तक का होता है। और 5 से लगा कर के 20 दिन तक का जीवन काल जो है ये किसका होता है? WBCs का होता है। और जो प्लेटलेट्स हैं इनका जीवन काल अधिकतम 3 दिन तक का होता है। तो सबसे कम जीवन काल प्लेटलेट्स का, सबसे ज़्यादा WBCs का होता है। और आप जानते हैं ब्लड का जो है ठोस भाग होता है उसे क्या कहते हैं? यही RBC, WBC और प्लेटलेट्स कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में निम्नलिखित में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो यानी कि प्रतिरक्षा से संबंधित बात की गई है। तो WBC जो होती है ये संक्रमण से क्या करती है? रक्षा करती है। RBC जो है ये ऑक्सीजन के परिवहन में मुख्यतः, RBC मतलब कि जो आप रेड ब्लड सेल होती हैं, जो लाल रक्त का खून देखते हैं, वो RBC होती है। और इसमें जो है मुख्य भाग हीमोग्लोबिन होता है, तो ये परिवहन से संबंधित होता है। रक्त प्लाज्मा जो है ब्लड का कुल कितना? 55% भाग होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रोनिजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है? आपको ये बताना है। देखिएगा, फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो है, एंजाइम आपका कौन सा है? तब आप क्या बताएंगे कि जो थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम होता है, ये थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम जो है यकृत से निकलता है। कहाँ से? यकृत से निकलता है।
और यह क्या कर देता है, जो फाइब्रोनोजिन है इसे क्या कर देता है, फाइब्रिन में बदल देता है। और फाइब्रिन आगे चल कर के फाइब्रिन किस में, जाल में बदल जाता है। और इस जाल में जो है आरबीसी फंस जाती है, आरबीसी इसमें जाल में जो है फंस जाती है। फलस्वरूप क्या हो जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। थक्का बनाने में किस विटामिन का योगदान होता है, विटामिन के का। और थक्का नहीं बनाने में किसका योगदान होता है, ध्यान रखिएगा, हेपेरिन जो है थक्का न बनने को रोकने वाला प्रोटीन होता है एक प्रकार। चलिए, रेनिन जो है ये अमाशय में है, दूध के पाचन से संबंधित है। पेप्सिन जो है ये भी अमाशय में होता है, ये प्रोटीन के पाचन से संबंधित है। अगली बात करते हैं, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। तो हमने देखा था कि प्लाज्मा में जो जल होता है 90% होता है और 10% में जो प्रोटीन तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए, एक शब्द और बताइएगा, सीरम किसे कहते हैं। तब आपसे कोई पूछे सीरम क्या है, तब आप क्या बताएंगे, जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में दो चीज़ें थी, एक प्रोटीन थी, एक जल था और कार्बनिक पदार्थ थे। अगर प्लाज्मा से प्रोटीन वाले भाग को क्या कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, तब उसे सीरम कहते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित की जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि एंटीबॉडी का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो आप जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी से संबंधित होता है, लेकिन ये तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार ही दिए हुए हैं। थोड़ा सा देखिएगा, जब हम बात करते हैं किसके, डब्ल्यूबीसी की बातें करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी जो है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का हमें देखने को मिल जाता है। कौन कौन से, जो पहला प्रकार होता है आपका, जब हम बात करते हैं किसकी, डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक डब्ल्यूबीसी होता है आपका कणिकामय, कैसा होता है, कणिकामय, यानी कि जिसमें कणिकाएँ पाई जाती हैं। और एक होता है कणिका विहीन, क्या होता है, डब्ल्यूबीसीज एक जो होता है कणिका विहीन होता है। ठीक है, एक कणिकामय जो डब्ल्यूबीसीज होता है और एक क्या होता है, कणिका विहीन होता है। जो कणिकामय डब्ल्यूबीसीज होता है ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है मतलब एसिडोफिल्स होता है, एसिडोफिल्स होता है यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है। और एक यानी कि बैसोफिल्स यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। और एक जो है न्यूट्रोफिल्स यानी कि उदासीन प्रकृति का होता है। न्यूट्रोफिल्स यानी कि उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, और जब कणिका के रूप में बांटते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। कणिका विहीन के रूप में एक होता है मोनोसाइट डब्ल्यूबीसीज, और एक होता है आपका लिम्फोसाइट। क्या होता है, लिम्फोसाइट। प्रश्न बनता है यहाँ से, ध्यान मत दीजिएगा, लिम्फोसाइट। अब जो ये लिम्फोसाइट है पुनः दो प्रकार का होता है, एक टी लिम्फोसाइट और एक होता है बी लिम्फोसाइट। तो मुख्यतः जो है आपका जो टी लिम्फोसाइट है यही जो है आपका किससे संबंधित होता है, एंटीबॉडी के निर्माण से संबंधित होता है। कौन, टी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी के निर्माण से संबंधित। चूँकि यहाँ टी लिम्फोसाइट नहीं दिखाया गया है तो आपका लिम्फोसाइट ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न और बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपसे यह प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक संख्या में कौन सी डब्ल्यूबीसीज होती है। तो कुल डब्ल्यूबीसीज का जो है लगभग 75% जो है आपकी क्या होती है, ये होती है। तो इनकी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा संख्या हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछे सबसे बड़ी आकार का डब्ल्यूबीसीज कौन सा होता है, सबसे बड़े आकार का डब्ल्यूबीसीज तब मोनोसाइट हो जाएगा, सबसे बड़े आकार का होता है। तो ये बातें आपको क्या कर लेना है, ध्यान कर लेना है। सबसे बड़ी आकार की मोनोसाइट होती है, सबसे ज़्यादा संख्या में जो है न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। लिम्फोसाइट जो है आपकी एंटीबॉडी से संबंधित है। और एंटीबॉडी कहाँ पर पाई जाती है, एंटीबॉडी जो है आपकी प्लाज्मा में जो है पाई जाती है, घुलित अवस्था में रहती है और इसका निर्माण टी लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है और अगले प्रश्न की बात करते हैं। RH तत्व का नाम किससे संबंधित है। तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम है, कार्ल लैंडस्टीनर नाम के जो है एक साइंटिस्ट हैं, स्टीनर। और कार्ल लैंडस्टीनर नाम के जो है साइंटिस्ट ने कब 1944 में क्या किया था, एक बंदर था जिसका नाम था रीसस मकाका नाम का बंदर। रीसस मकाका नाम के जो है बंदर में क्या की थी, RH फैक्टर की खोज की थी। किसकी, RH फैक्टर की खोज की थी। अभी RH फैक्टर क्या होता है, तो जिस रक्त में, जैसे मान लीजिए कोई AB रक्त है, इसमें अगर RH फैक्टर मौजूद है तो इसे क्या कहा जाएगा,
AB पॉजिटिव कहा जाएगा, और जिस रक्त में RH फैक्टर नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा, AB नेगेटिव। यानी कि जैसे O है तो O में अगर RH फैक्टर है तो जिसकी इसकी मौजूदगी जो है उसे क्या बनाती है, पॉजिटिव बनाती है। इसकी मौजूदगी जो है इसे पॉजिटिव बनाती है, अनुपस्थिति जो है इसकी नेगेटिव बना देती है। ध्यान रखिएगा, यही है। और जो कि एक बंदर में खोजा गया था, रीसस मकाका नाम का बंदर था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ग AB जो मतलब रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त हो, किसी से भी ले सकता है भाई, क्योंकि इसके पास में एंटीबॉडी नहीं होती है। अब एंटीबॉडी नहीं होती है तो कुछ भी हो, सबका जो है ग्रहण कर सकता है। जो सर्वग्राही होता है AB होता है, विशेष तौर से AB पॉजिटिव जो है, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी जो है इसका जवाब सही हो जाएगा। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, यानी कि दाता कौन सा होता है, तो जो O नेगेटिव होता है सर्वात्रिक दाता होता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो आप कहेंगे मुख्यतः जिसका कार्य होता है ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। कैसे करता है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, HbO2 बनाता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ध्यान रखिएगा। और यह एक क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, यह एक जो है अस्थायी यौगिक होता है। कैसा होता है, अस्थायी यौगिक होता है। हमेशा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन चिपकी नहीं रहती है, यानी कि कुछ समय बाद ये छूट जाती है। लेकिन एक परिस्थिति और होती है, जब हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा, एक स्थायी यौगिक होता है। कैसा होता है, स्थायी यौगिक होता है। तो यह जो है पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन को जो है नष्ट कर देता है, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसी भी व्यक्ति को अगर 1% भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा दे देते हो तो उसको मरने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय लगेगा। ध्यान रखिएगा, इतनी खतरनाक गैस बन जाती है। क्यों, क्योंकि ये स्थायी यौगिक होता है, हीमोग्लोबिन को छोड़ता ही नहीं है। तो हीमोग्लोबिन पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन जो है बाधित हो जाएगा। तो फिर व्यक्ति जो है बहुत मिनटों में जो उसकी जान चली जाएगी। तो कार्बन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बहुत खतरनाक गैस होती है। ऐसा पढ़ा है मैंने कि अगर 500% गैस में अगर 1% कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है तो व्यक्ति की जो है 1 घंटे में डेथ हो जाएगी। अगर 100% गैस में से 1% कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ऑन द स्पॉट जो है क्या हो जाएगा, व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है। श्वेत रुधिराणु बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC, ठीक है। WBC सबसे बड़ा कौन सा है, अभी हमने पढ़ा हुआ था कि जो मोनोसाइड है ये क्या है, सबसे बड़ा जो है श्वेत रुधिराणु होता है। तो ध्यान रखिएगा। और जो सबसे छोटी आकार में कौन सी होंगी, तो जो सबसे ज़्यादा संख्या में पाई जाती है वही छोटे आकार की है, कि न्यूट्रोफिल्स की जो है सबसे ज़्यादा संख्या होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पुरानी और नष्टतम लाल रक्त कणिकाओं का जब नाम आता है तब उन्हें क्या कहेंगे आप, RBC शब्द का प्रयोग करेंगे। और इनके लिए तकनीकी शब्द जो है इन्हें इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और जो WBCs होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट्स को जो है प्लेटलेट्स कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो RBC कहाँ नष्ट होती हैं, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि यह जो है प्लीहा में नष्ट होती हैं, इसलिए इसे प्लीहा को क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है RBC का। और अस्थि मज्जा में क्या होता है, सभी का निर्माण होता है, चाहे वो RBC हो, WBC हो या प्लेटलेट्स हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है, तो चाहे वो रुधिर प्लेटलेट्स हो या फिर कोई भी हो, सभी का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो इससे इंग्लिश में बोल जाता है, बोन मैरो। चलिए अगले प्रश्न की बात, मेरुरज्जु अभी कल पढ़ा हुआ था। मेरुरज्जु में क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है। और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, ध्यान रखिएगा, 31 जोड़ी जो है मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में कौन से कण पाए जाते हैं, तो अभी हमने देखा था कि 75% जो है आपकी न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं, तो ये सही हो जाएगा।
बेसोफिल्स लगभग 1% होती हैं, और जब हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं ये लगभग 18% होती हैं, और जो मोनोसाइट की बात करते हैं ये लगभग 3% होती हैं, ध्यान रखिएगा। इनका जीवन काल जो है 5 से लगाकर 20 दिन का होता है। किसका? WBCs का। निर्माण कहाँ पर होगा? अस्थि मज्जा में। इनका कार्य क्या होगा? प्रतिरक्षा से संबंधित जो इनका कार्य होगा एंटीबॉडी निर्माण करना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो हमारे शरीर का ध्यान रखिएगा, अधिकतम भार जो होता है जल से बना होता है। लगभग 65 से लगाकर के 70% मात्रा जो क्या होती है? जल की होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत वल्क जो है दृढ़ भाग होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? इनेमल भी कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में हर एग्जाम में ध्यान रखिएगा, आपको हिंदी के साथ में इंग्लिश मिलती है, तो इंग्लिश जरूर देखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे कठोर भाग हो जाएगा। दांतों में जो है, दांतों के ऊपर पाया जाता है। स्टर्नम जो है एक हड्डी है। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो है ये 206 हड्डियां देखने को मिल जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और वही बात करें तो हाथों में जो है, दोनों हाथों में लगभग ये 60 हड्डियां होती हैं, और दोनों पैरों में जो है आपकी 60 होती हैं। आपके जो है कान में जो है 6 होती हैं, और आपकी जो मेखलाएँ होती हैं, मेखलाएँ, श्रोणि मेखला और अंश मेखला, जो मेखलाएँ होती हैं ये कितनी होती हैं? 6 जो है मेखलाएँ होती हैं। और आपकी जो है, जो मतलब खोपड़ी की हड्डियां होती हैं पूरी की पूरी खोपड़ी में, तो इसमें 29 होती हैं। जो आपकी खोपड़ी की हड्डियां 29 होती हैं। आपकी 24 जो है क्या होती हैं? पसलियां होती हैं। 24 जो है आपकी पसलियां होती हैं। एक जो है आपका क्या होता है? स्टर्नम होता है। कितनी हो गई भाई? 24 से 25, 25 और 30, 55, 5, 60 और 120, ये 180 और 6 ये 186 जो है टोटल हो चुकी हैं। अभी कहाँ कम है? तो 26 जो है और जोड़ दीजिएगा। 26 ये जो है आपकी कशेरुकी दंड की अस्थियाँ होती हैं, कशेरुकी की। तो कितनी हो गई? ये ज़्यादा हो गई क्या? 206 से 212 हो गई। तो शायद मेखलाएँ भी इसी में जुड़ती होंगी आपकी, ठीक है। तो इसी प्रकार से 206 हो जाती हैं, कहीं गलती हुई होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अस्थियों में बात करें। चलिए ठीक है, इतना रहने देते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो कौन सी है? तो सबसे, जब लंबी हड्डी की बात की जाए तो फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। वहीं सबसे छोटी हड्डी की बात की जाए तो ये जो है आपकी स्टेपीज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है। कान में पाई जाती है स्टेपीज, और फीमर जो है आपके जांघ में पाई जाती है। तो सबसे लंबी पूछा हुआ है, खतरनाक भाई इसमें नाम दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इंग्लिश वर्जन का जो है ज़रूर प्रयोग करेंगे। उरू अस्थि जो है इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका फीमर जो है आप नाम ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है आज। रकाब जो है, रकाब देखा अभी हमने पढ़ा हुआ। स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये पढ़ा हुआ है कान में जो है 3 हड्डियाँ देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक होती है मेलियस, कौन होती है आपकी? एक मेलियस, एक होती है इंकस, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। ये जो 3 हड्डियाँ होती हैं, चूँकि 2 कान होते हैं तो दोनों कान को मिलाकर के 6 हड्डियाँ हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव पसलियों के साथ जुड़ी होती हैं। मानव पसलियाँ जो है ध्यान रखिएगा स्टर्नम के साथ में जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार से जो है मानव की पसलियाँ इस प्रकार से पाई जाती हैं, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है एक बड़ी हड्डी पाई जाती है, इससे जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर फेफड़े संरक्षित रहते हैं, यहाँ पर हृदय। तो ये वाली हड्डी का नाम है स्टर्नम। तो स्टर्नम से जो है जुड़ी होती हैं। स्कैपुला ये जो है अलग हड्डी है, क्लेविकल ये सब अलग हैं। अगली बात की बात करते हैं। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला, ठीक है, अस्थियों यानी कि बोन को किससे जोड़ रहा है? बोन को जो है उपास्थि से, बोन को जो है मसल्स से जोड़ रहा है, मसल्स से। तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे ध्यान रखिएगा भाई, फिर भी ये खतरनाक नाम लिखे हुए हैं। तो जब आपसे प्रश्न पूछे कैसा कि देखिएगा स्नायु को जो है क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। तो ये लिगामेंट आपको शब्द जरूर देखने को मिलेगा, इंग्लिश में मिले या हिंदी में मिले। तो लिगामेंट जो क्या करता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को
अस्थि से जो है लिगामेंट क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। और जो ये है आपका कंडरा, जिसे टेंडन बोलते हैं, टेंडन बोला जाता है, ये क्या करता है, अस्थि को जो है, अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। तो आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है, अस्थियों को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो आपका कंडरा सही हो जाएगा। यानी कि टेंडन याद रखिएगा, टेंडन इंग्लिश वर्जन देखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ऑस्टियोलॉजी जो है इसका अध्ययन कहलाया जाता है। मायोलॉजी जो है ये आपका हार्ट के ठीक है, मायोलॉजी ये पेशियों से शायद संबंधित है, उसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी जो है ये भ्रूण का अध्ययन होता है, जब बच्चे के भ्रूण का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी जो है ये जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन होता है, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में कुल कितनी पेशियाँ पाई जाती हैं। तो 639 पेशियाँ पाई जाती हैं। और एक ध्यान रखना, सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है, सबसे मजबूत कौन सी होती है, और सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे लंबी हो जाएगी, सबसे मजबूत हो जाएगी, सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है। तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी पेशी जो होती है आपकी स्टेपीज होती है, और सबसे मजबूत जो होती है मेसेटर होती है, मेसेटर होती है। सबसे लंबी जो है आपकी सबसे लंबी जब बड़ी पूछे तो आपकी सार्टोरियस हो जाएगी, सार्टोरियस जो है सबसे बड़ी होती है, सार्टोरियस। और सबसे लंबी जो होती है ग्लूटियस होती है, ग्लूटियस जो है सबसे लंबी होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो विलियम हॉर्वे ने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और जो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ये RH फैक्टर की खोज की हुई थी, ध्यान रखिएगा। कार्ल लैंडस्टीनर और बीनर ने जो है इनकी खोज की हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ऐसे नोड होता है, क्या होता है, SA नोड, इसको जो है प्रारंभिक पेसमेकर कहते हैं। और यह है आपके दाएं आलिंद में पाया जाता है, दायां आलिंद में जो है देखने को मिल जाता है। एक पॉइंट टाइप की संरचना होती है, और हृदय की जो धड़कन है यहीं से प्रारंभ होती है। धड़कन की जो है शुरुआत कहाँ से होती है, यहीं से होती है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण किन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कोशिकाएं आप ध्यान रखिएगा। एक आपको ध्यान रखना है लीडिंग कोशिका, प्रश्न आते हैं यहाँ से, लीडिंग कोशिका ध्यान रखना है। दूसरी जो है आपको जनन कोशिका ध्यान रखना है, जनन कोशिका। तीसरी जो है आपको सार्टोली कोशिका ध्यान रखना है, सार्टोली कोशिका ध्यान रखना है। चौथी आपको जो है बीटा कोशिका ध्यान रखना है, बीटा कोशिका। तो ये कोशिकाओं से प्रश्न बनते हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है। लीडिंग कोशिका पूछे, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा निकाला जाता है, कौन सी कोशिका के द्वारा। तो लीडिंग कोशिका द्वारा। और यह जो है पुरुष में जो है प्रमुख हार्मोन होता है, जो लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। और जरन जो कोशिकाएं होती हैं, जर्म सेल बोलते हैं इंग्लिश में, जो जर्म सेल होती हैं इनके द्वारा जो है स्पर्म का जो है सेक्रेशन किया जाता है, यानी कि शुक्राणु का उत्सर्जन करते हैं। शुक्राणु कोशिका जो है जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु का उत्सर्जन होता है। और सर्टोली में जो है शुक्राणु का क्या होता है, विकास होता है, यानी कि पालन पोषण कहाँ पर होता है, शुक्राणु का, सार्टोली कोशिकाओं में। और बीटा कोशिका जो होती हैं ये इंसुलिन हार्मोन के स्रावण से संबंधित है, इंसुलिन, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना है। लीडिंग कोशिकाओं को हिंदी में क्या कहा जाता है, अंतराली कोशिकाएं कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स से जो है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है ये जो है नर जनन तंत्र का भाग होती है। और इसमें जो वीर्य होता है, वीर्य का लगभग जो है 70% भाग जो है वीर्य का कहाँ से निकलता है, जो द्रव होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है। इसी में जो है वीर्य में ही शुक्राणु पाया जाता है। बाद में जो है शुक्राणु यहाँ से चलता है, जो मतलब वृष्ण से सार्टोली कोशिकाओं से निकलते हुए सेमनीफेरस नलिकाओं में पहुँचता है। और अधिवृष्ण से होते हुए यह जो है शिश्न की ओर आगे बढ़ता है। और शिश्न में पहुँचने से पहले ही जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होती है इसके द्वारा कुछ द्रव्य का निकाला जाता है, जिससे वीर्य में गंध के लिए भी प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव्य जो है उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वृष्ण में सार्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स मैं वृष्ण जो है संख्या में 2 होते हैं, ध्यान रखिएगा, 2 होते हैं वृष्ण संख्या में, और ये पुरुष में पाए जाते हैं। मैं एक ही बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो
यहाँ पर जो है आपकी इस प्रकार से अधिवृष्ण की संरचना होती है। ये जो है संरचना अधिवृष्ण की है, ये संरचना अधिवृष्ण की है। और यहाँ पर जो है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड्स पाई जाती है। और ये जो संरचनाएं हैं ये सेमनीफेरस नलिकाएं कहलाती हैं। ये संरचना क्या कहलाती हैं? सेमनीफेरस नलिकाएं कहलाती हैं। और इन सेमनीफेरस नलिकाओं के अंदर जो है इस प्रकार से ये क्या है, जर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, जर्म कोशिकाएं। और इन्हीं जर्म कोशिकाओं के द्वारा जो है शुक्राणु को उत्सर्जन किया जाता है। और शुक्राणु जो है यहाँ से कुछ देर यहाँ स्टोर रहता है, फिर जो है अधिवृष्ण के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में पहुँचता है और यहाँ से जो है ये जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सभी बातें किसकी हो रही हैं? वृष्ण की यह चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहा जाता है, आई थिंक फास्ट कोश या कुछ ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो वृष्ण सर्टोली कोशिकाएं, वृष्ण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं होती हैं तो इन्हें नर्स कोशिकाएं भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो ये होती हैं सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, इन्हें एक अन्य नाम से जानते हैं, नर्स कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और इन्हें ध्यान रखिएगा सस्टेंटिक्यूलर सेल भी कहा जाता है। तो खैर इतना टेक्निकल नाम नहीं आएगा। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये क्या करती हैं? शुक्राणु को क्या करती हैं? पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अंडाशय से कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है? तो जब महिला जनन तंत्र की बात करते हैं तो पहली बात समझिएगा, महिला जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें अगर आपसे पूछे प्राइमरी ऑर्गन किसे कहा जाता है, यही प्रश्न भी आ जाता है। प्राइमरी ऑर्गन या प्राथमिक अंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक जनन अंग महिला जनन तंत्र के अंतर्गत वो अंडाशय होता है। अगर आप समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार से जो है संरचना हम मादा जनन तंत्र की बनाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये वाली संरचना है इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है अंडाशय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ओवरी कहा जाता है। और ये जो हैं, ये आपकी संरचना देख रहे हैं, इन्हें जो है अंडवाहिनी कहा जाता है। अंडवाहिनी या आई थिंक फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अंडवाहिनी इन्हीं को कहा जाता है, जहाँ से अंडाणु जो है, और इधर जो है ये क्या होता है, ये आपका यूरेटर्स है, यानी कि गर्भाशय होता है। ये क्या होता है? गर्भाशय होता है। और ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है देखिएगा, निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, तो शब्दों के माध्यम से आप समझेंगे। इधर से क्या होता है, शुक्राणु जो है अंदर आता है, शुक्राणु जैसे ये आया, और इधर से क्या होता है, अंडाशय द्वारा जो है अंडाणु का निषेचन किया जाता है। तो इधर से जो है कौन आता है? अंडाणु आता है। और दोनों जो है यहाँ पर जो है क्या होता है, निषेचन होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है आपसे कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो गर्भाशय मत लगाइएगा। निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपसे अगर प्रश्न पूछे निषेचन यानी कि अंडाणु शुक्राणु का मिलन ये कहाँ पर होता है, तब आप क्या बताएंगे? अंडवाहिनी में बताएंगे। स्टार लगा करके लिखिएगा, कई बार ये पूछा गया प्रश्न है। और गर्भाशय में नहीं होता, जब निषेचन हो जाता है तो भ्रूण का जब विकास हो जाता है तब यहाँ पर भ्रूण का विकास यानी कि बच्चे का निर्माण यहीं पर होता है, गर्भाशय में। तो आपसे प्रश्न पूछा गया अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों क्या होते हैं, अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन होते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य होता है फीमेल में क्या करना, लैंगिक लक्षणों का विकास करना जो है ये मुख्य कार्य करते हैं। लैंगिक लक्षण का विकास करना, खासतौर से जो सेकेंडरी लैंगिक लक्षण होते हैं, जो शरीर के बाहर दिखाई देने वाले लैंगिक लक्षण होते हैं उनका विकास करना, जैसे कि शरीर में विभिन्न भागों में रोमों का विकास होना, शारीरिक बनावट में क्या होना, परिवर्तन होना, आवाज़ का भारी होना, ये क्या होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मनुष्य में पूछ रहा है, तो अधिवृष्ण यह पुरुष में पाया जाता है यानी कि मेल का होता है। यह जो है आपका अंडाशय फीमेल में पाया जाता है। शुक्राशय मेल में होता है, ये भी आपका मेल में होता है। तो मनुष्य का मतलब यहाँ से जो है किससे है, मेल से है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंडाशय, ये किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। तो अभी हमने जो है इसका डिस्कशन किया कि निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में होती है। और आपसे पूछे भ्रूण का विकास जो है कहाँ पर होता है, भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का जो है विकास कहाँ पर होता है, तब आप क्या बताएंगे, गर्भाशय में होता है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों के स्त्राव को क्या कहा जाता है? तो हमने इसके पहले भी जो है इस प्रश्न पर चर्चा की हुई है कि जो शरीर में जब विभिन्न प्रकार के द्रव जो निकलते हैं, उन द्रवों को हम कई कई कैटेगरी में बांटा था कि कुछ ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइमों का उत्सर्जन करती हैं एंजाइम का, कुछ ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं, और कुछ ग्रंथियां होती हैं जो दोनों को उत्सर्जन करती हैं। तो जो ग्रंथियां एंजाइम का स्त्रावण करती हैं उन्हें बाह्य ग्रंथियां कहा जाता है, और जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं उन्हें आंतरिक ग्रंथियां कहा जाता है, या अंतःस्त्रावी जो दोनों का करती हैं उन्हें मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। तो बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है? तब आप क्या बताएंगे? एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। हार्मोन ध्यान रखिएगा अंतःस्त्रावी द्वारा निकाला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर में स्थित किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उन सभी को क्या करती है? कंट्रोल करने का जो है ये कार्य करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क के पिछले भाग में पाई जाती है। मस्तिष्क में जो है ये स्थित होती है, और एक सेला टर्सिका नाम की हड्डी जो होती है, सेला टर्सिका, उसमें यह जो है फिट रहती है, सेला टर्सिका में। और इसके द्वारा जो प्रमुख हार्मोन निकाला जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि GH हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा निकाला जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है। यह जो है अंतःस्त्रावी ग्रंथि में सबसे छोटी ग्रंथि है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनी विहीन का मतलब क्या है? डक्टलेस यानी कि नलिका विहीन ग्रंथि है। तो जितनी भी आंतरिक ग्रंथियां होती हैं यानी कि अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो कैसी होती हैं? नलिका विहीन होती हैं। जो बाह्य स्त्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हैं? तो जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती हैं वो सभी नलिका विहीन होती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में बात करें तो बहुत सी ग्रंथियां आती हैं, चाहे वो आपकी पीयूष ग्रंथि हो, खैर रहने दीजिए, लगभग 8 ग्रंथियां जो इसमें देखने को मिलती हैं। आपसे प्रश्न पूछे अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और आपसे प्रश्न पूछे अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो छोटी में आपकी हो जाएगी पीनियल ग्रंथि जो है सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी जो होती है आपकी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी होती है। तो क्या पूछा है आपसे? सबसे बड़ी पूछी है, तो वही थायराइड, आवर्टू ग्रंथि को ही थायराइड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा जहाँ पर न बने। तो सबसे बड़ी थायराइड होती है, आवर्टू ग्रंथि का। थाइमस ये सीने में पाई जाती है और बाद में जो है लुप्त हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्ध अवस्था में लुप्त हो जाती है? तो वो आपकी थाइमस ग्रंथि होती है। यह जो है जन्म के समय पर यानी कि बचपन में रहती है, सीने में जो है यह पाई जाती है, हृदय के पास में, बाद में लुप्त हो जाती है। पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाते हैं। परावर्तु ग्रंथि जो होती है ये पैराथायराइड ग्रंथि है। आवर्तु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से पित्त का संचय कहाँ पर होता है? देखिए पित्त की जब बात करें तो इसका अगर पूछे स्त्रावण कहाँ से होता है, स्त्रावण कहाँ से होता है, तब आप बिना गलती किए हुए बताएंगे कि यकृत से जो है इसका स्त्रावण होता है। और कौन सी? कुप्फर कोशिकाओं के द्वारा होता है। और इसको स्टोर कहाँ पर किया जाता है? तो पित्ताशय में जो है इसका क्या है? स्टोर किया जाता है। संचय पूछ रहा है तो आपका पित्ताशय सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण करती है? तो ये जो है आपकी पीयूष ग्रंथि से जो है लगभग 9 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, गलती मत करिएगा, लगभग 9 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, और उसमें से एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। और यह सामान्यतः शुरुआत से नहीं निकलता है, यह हार्मोन महिला में निकलता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद में जो है यह हार्मोन एक्टिव होता है, और दुग्ध निर्माण के लिए जो है यह उत्तरदायी होता है, दुग्ध निर्माण के लिए जो है उत्तरदायी होता है। चलिए कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तब आप क्या बताएंगे कि जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है यह क्या कहलाता है? लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। कहो ऐसा क्यों?
तो पहली बात यह जो है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है, और एड्रीनल ग्रंथि जो है किडनी के ऊपर पाई जाती है। और जब आपको क्या है बहुत ज़्यादा कोई जो मतलब इमोशनली आप परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं आपकी डेथ ना हो जाए, डर में क्या होता है बहुत खराब मूड खराब हो जाता है। अब जैसे यूँ कल्पना कीजिए आप अकेले जो है अंधेरे में खड़े हुए हैं, अकेले हैं, अंधेरे में खड़े हुए हैं, और वो इलाका जो है बहुत भूतिया इलाका है, मतलब बहुत शांति वाला इलाका है, वहाँ लाइट नहीं है, अकेले हैं, तो आपकी क्या हालत होगी उस टाइम पर। तो आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यकीन मानिएगा ऐसी स्थिति में जो है हार्ट अटैक आ सकता है। तो उस टाइम पर रक्षा करने के लिए जो है आपका कौन सा हार्मोन निकलता है, लड़ो उड़ो हार्मोन या 3F हार्मोन भी कहते हैं, फाइट फ्लाइट एंड फ्लाई। ठीक है, तो मतलब लड़ो या उड़ो, तो ये हार्मोन जो है एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है। तो जो आपका थायरेक्सिन हार्मोन होता है आयोडीन हार्मोन होता है, और यह जो है आपका किस ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है। और अगर यह हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, आपको जो है घेंघा रोग हो जाता है भोजन में आयोडीन की कमी से। एस्ट्रोजन जो है ये महिला में जो है अंडाशय द्वारा स्त्रावित होता है, एक हार्मोन है लैंगिक लक्षणों के। एड्रेनलिन एड्रीनल ग्रंथि का है, और इंसुलिन जो है ये अग्नाशय की जो है अग्नाशय की जो है ये बीटा कोशिकाओं द्वारा निकाला जाता है, कौन सा इंसुलिन हार्मोन, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तब आप कहेंगे मधुमेह होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। देखिए जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि बड़ों में कौन सा रोग होता है, तो बड़ों में तो इसकी कमी से आपका घेंघा रोग हो जाता है, कौन सा जो बड़े होते हैं उनमें घेंघा हो जाता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उसमें जड़वा बनता है, ये जड़वांता रोग जो है हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए इसमें जो है क्रेटिनिज्म कहा जाता है, इसको क्रेटिनिज्म कहते हैं। बच्चा जो है क्या हो जाता है ऐसी स्थिति में जो है जो उसकी वृद्धि विकास नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पुरुषों में शुक्र जनन को उद्दीप्त करता है। देखिएगा अब शुक्र जनन जो है किसके द्वारा निकाला जाता है, जर्म सेल के द्वारा जो है शुक्राणुओं का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है जर्म सेल के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये जर्म सेल तब कहती हैं जब एक हार्मोन जो आता है वो क्या करता है, इनको जो है प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है, तभी जो है ये जो ध्यान रखिएगा जो एक जो है आप ध्यान रखेंगे कैसा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स द्वारा एक हार्मोन निकाला जाता है GDH, गोनैडोट्रोपिक हार्मोन। और गोनैडोट्रोपिक हार्मोन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या होता है ल्यूटिनाइ, ये मतलब गोनैडोट्रोपिक हार्मोन ऐसा है कि मतलब जब एक व्यक्ति निश्चित उम्र का हो जाता है, जैसे युवावस्था कहते हैं, तो कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में क्या हो जाती हैं, क्रियाएं संचालित होती हैं। तो जब व्यक्ति विकास हो जाता है उससे मतलब स्तर तक, तभी ये हार्मोन सक्रिय होता है, बचपन में नहीं ये होता है। ठीक है, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहाँ महिलाओं में जो है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को निर्माण के लिए प्रेरित करता है, और पुरुषों में जो है यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रेरित करता है, और शुक्राणुओं के निर्माण को भी प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है यह जो है कहीं दुग्ध निर्माण के लिए भी प्रेरित करता है, किसको, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसको। तो ये जो है आपसे क्या पूछा गया है, शुक्र जनन के लिए पूछ रहा है, तो FSH हो जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है। तो LTH को हम क्या कहेंगे, दुग्धजनक हार्मोन कहेंगे, क्योंकि इसी हार्मोन के पश्चात जो है महिलाओं में दुग्ध का निर्माण होता है। चलिए तो इसे दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है। तो याद रखिएगा जो रजोनिवृत्ति आई थिंक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है इसको बोला जाता है, तो इसके पश्चात जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अब चूँकि वही जो है लैंगिक हार्मोन यही है, बाकी ये तो आपके बहुत दूर दूर से संबंधित है, प्रोजेस्टेरोन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न कई बार आ जाता है, इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो जिंक याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्त्राव करती है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है ये क्या करती है आपके जीएच हार्मोन का, जीएच जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब ही क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, तो इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास में जो है ये ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो व्यक्ति सामान्य से ज़्यादा लंबा हो जाता है, कम निकलता है तो व्यक्ति जो है छोटा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये इस पर जो है नींद का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति ज़्यादा नींद लेते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में निकलता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है? तो ध्यान रखिएगा, जब ये प्रश्न पूछा जाए कि आपसे कौन सी ग्रंथि ताप स्थायी कार्य करती है तो हाइपोथैलेमस होती है। चाहे वो ताप हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो प्यास हो, चाहे वो भूख हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गुस्सा हो, इन सभी का केंद्र जो है हाइपोथैलेमस में रहता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। थाइमस ग्रंथि से कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा प्रतिरक्षा ग्रंथि भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि WBC का परिपक्वन जो होता है कहाँ पर होता है, यहीं पर जो है होता है, इसलिए से थाइमस ग्रंथि भी प्रतिरक्षा ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय जो है सबसे बड़ी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी। आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की, तो यकृत हो जाएगी। जब पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तब वहाँ पर जो है थायराइड सही हो जाएगा, थायराइड। जब आपसे पूछे सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तब आपकी पीनियल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। एक ऐसे प्रोटीन का नाम बताइए जो क्या करता है, हार्मोन के रूप में कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन भी है और यह जो है हार्मोन भी है। ध्यान रखिएगा, दुग्ध निर्माण से संबंधित है ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो आप ध्यान रखेंगे वो कौन सी ग्रंथि है, तो एड्रीनल ग्रंथि जो होती है ये जो शरीर के उत्तेजना से संबंधित होती है। चलिए कहाँ पर पाई जाती है, किडनी के ऊपर देखने को मिल जाती है, एड्रीनल बोलते हैं इसी को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन भी हार्मोन भी कहते हैं? तो जो एड्रेलिन होता है इसी को कहते हैं, इसी को 3F हार्मोन भी कहा जाता है, फाइट फ्लाइट लड़ो मड़ो हार्मोन यही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ACT, ध्यान रखेंगे ACT जब ऐसे याद आए तो ऐसा लिख लीजिएगा, ACT हार्मोन जो होता है यह जो है आपसे पूछा किसके द्वारा स्त्रावित होता है। ACT हार्मोन की बात करेंगे तो यह है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, यानी कि यह है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। तो एक ऐसा हार्मोन है जो एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग को क्या करता है, प्रेरित करता है कि भाई उठ हार्मोन स्त्रावित कर, जो भी तेरा काम है अपना कर। तो ये किडनी में जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला दो भाग होते हैं, कुछ हार्मोन मेडुला से निकलते हैं, कुछ कॉर्टेक्स से। तो ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन जो है निकलता है, लेकिन किसके लिए होता है, ये एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है, कौन सा हार्मोन इंसुलिन विरोधी प्रभाव रखता है? वह कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन विरोधी प्रभाव रखता है? तो ध्यान रखिएगा, जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है ये इंसुलिन विरोधी प्रभाव रखता है। अभी लास्ट का है भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो हम पढ़ चुके हैं कि पीनियल जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो देखिए, जब कपाल तंत्रिकाओं की बात करता है तो 12 जोड़ी, और जब मेरु तंत्रिकाओं की बात की जाती है तो कितनी, 31 जोड़ी होती हैं। तो 12 जोड़ी जो है आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ हमारे जो है आज जो है मानव शरीर रचना से संबंधित कौन सा टॉपिक, ये हमारा जो मानव शरीर रचना से संबंधित टॉपिक है ये ख़त्म हुआ। इसके बाद जो है हम पोषण वाला टॉपिक करेंगे, पोषण आहार, मतलब इसमें विटामिन वगैरह करेंगे और इनसे संबंधित रोग करेंगे। फिर रोगों वाला टॉपिक आएगा, इसमें बहुत सारे रोग हमें पढ़ना है। देन इसके बाद में जो है हमारे पास में प्रदूषण, आपदा प्रबंधन, सभी टॉपिक हैं, तो वह जल्दी से पूरा करना है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास पर। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मज़ा आया हो।